अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले क्लास में हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां पे हमने पढ़ा था कि दूसरा स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का ये है कि आप एंट्रीज लेके जर्नल में रिकॉर्ड करें। आप रिकॉल करें, पहले लेक्चर्स में मैं ये भी बता चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है और कौन सी चीज़ों में इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं और कौन सी चीज़ों में डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपने रिकॉल करना है कि जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उनको हमने डेबिट करना है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको हमने डेबिट करना है, लाइबिलिटी, इक्विटी और इनकम जब डिक्रीज होते हैं तो हमने इनको डेबिट करना है। क्रेडिट किन चीज़ों को करना है? जब भी एसेट डिक्रीज हो उनको हमने क्रेडिट करना है, जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो उनको हमने क्रेडिट करना है। लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी और इनकम में जब भी इंक्रीज आए तो इनको हमने क्रेडिट करना है। आइए इसके लिए अच्छा, सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं कि डेबिट और क्रेडिट चीज क्या है। तो अक्सर लोग इसकी लफ्ज़े मानों पे चले जाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों तो कर्जे के लिए यूज होते हैं, फिर इनमें फर्क क्या है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में आपने इनको इनके लफ्जी मानों की हैसियत से नहीं जानना, बल्कि आपने इनको जस्ट नाम की हैसियत से याद रखना है कि ये एक नाम है, एक को हम डेबिट कहते हैं और एक को हम क्रेडिट कहते हैं। तो जब भी किसी एसेट्स में इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर वो एसेट डिक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। A debit is an accounting entry that either increase an asset or expense account or decrease in liability or equity account is recorded with a debit. It is positioned to the left in an accounting entry. आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक नाम है जो जब किसी एसेट में इंक्रीज होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे, या फिर अगर इसके मुकाबले में ये लाइबिलिटी वगैरह डिक्रीज होंगे तो हम इसको डेबिट करेंगे। और इस साथ में अपने ये भी याद रखना है कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में डेबिट लेफ्ट मोस्ट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका अपोजिट क्रेडिट है। क्रेडिट भी जस्ट एक नाम है, ये भी आपने याद रखना है। और पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजों को हमने क्रेडिट करना है। तो इनके आप लफ्जी माने पे ना जाएं, बल्कि जस्ट इसको एज ए नाउन याद करें, इसको बहैसियत एक नाम याद करें। एक प्रोसीजर है, उनके नाम डेबिट और क्रेडिट है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं डबल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जब कोई मशीन खरीदी जाती है कैश पे, मतलब एक मशीन आपने खरीदा और कैश आपने पेमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंट्री में क्या हुआ। मशीन आपने खरीदी है तो इट इज इन इंक्रीज इन एसेट, लेकिन उसको पे करने के लिए आपने पैसे पे किए हैं। तो जब आपने पैसे पे किए हैं तो आपके बिजनेस के अकाउंट से पैसे चले गए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पिछले आप जाके आप देखें, यहाँ पे मैं ये कह रहा था ना कि इंक्रीज इन एसेट होगा या डिक्रीज इन एसेट होगा। अब आपको उसका एग्जांपल मिल गया है कि इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन एसेट कैसे होगा। या फिर सपोज आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं, तो जब आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन आपको, ये मतलब ये कैसे ट्रांजैक्शन है, इसमें कौन सी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजें इफेक्ट होंगी, क्योंकि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं। तो जब आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं तो एक तो आपने पेमेंट की, आपसे कैश चला गया। तो जब कैश चला जाता है तो इसका मतलब है कि कैश डिक्रीज हुआ है, एक एसेट डिक्रीज हुआ है। और इंक्रीज क्या हुआ है? यहाँ पे आपने एक बिल पे किया है तो आप पे एक खर्चा आया है। तो जो खर्चा आया है इसको हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंस। यूटिलिटी बिल आपका एक्सपेंस है, तो जब आपने ये पे कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंटिंग में इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। तीसरा एग्जांपल आप ले लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सपोज आपके पास बिजनेस में कुछ पैसे हैं, आपने वो पैसे बैंक अकाउंट में रखे हैं और कुछ अरसा बाद उस पर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उस पर आपको सूद मिलता है। इसमें क्या हो रहा है? जब आपको सूद मिल जाता है तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, आपने पैसे कमा लिए। तो अब इसमें बिजनेस को फायदा क्या हुआ, या कौन सी चीज इंक्रीज हुई या कौन सा चीज डिक्रीज हुआ? जैसे ही आपको सूद मिला तो इससे ये पता चलता है कि आपके बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया है। तो जब कैश इंक्रीज होता है तो इससे मुराद है कि आपका टोटल एसेट्स जो हैं, जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं।
अब सवाल पैदा होता है कि ये कैश अगर इंक्रीज हुआ तो ये कहाँ से इंक्रीज हुआ, ऐसा क्या हुआ है जिससे ये कैश इंक्रीज हो गया। इस केस में आपने रेवेन्यू कमाई है, आपने पैसे कमाए हैं, कमाने की वजह से ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन वो रेवेन्यू कौन सी है, आपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, आपने कोई सर्विसेज भी नहीं दिए जिसकी वजह से आप रेवेन्यू कमाए, बल्कि आपने जो बैंक में पैसे रखे थे उससे इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, लेकिन कौन सा इनकम, इसको आप फाइनेंस इनकम कह सकते हैं या फिर इंटरेस्ट अर्न कह सकते हैं या इंटरेस्ट रेवेन्यू भी कह सकते हैं। और साथ में इसके लेफ्ट कॉलम पे आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम के सामने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया है। इस तरह अगर आप एक और एंट्री ले लेते हैं, रिसिप्ट ऑफ बैंक लोन प्रिंसिपल। आपने बैंक को अप्लाई किया था कि जनाब आपको कर्जा चाहिए, आपको पैसे चाहिए, उन्होंने आपको कर्जा दे दिया। अब बिजनेस पे क्या असर पड़ा, उनके कर्जे देने के बाद आपके बिजनेस में पैसे आ गए, कैश आपके पास आ गया है। तो जब कैश आता है तो इट मींस कि इंक्रीज इन एसेट हुआ है, एक एसेट इंक्रीज हो गया। अब दोबारा सवाल पैदा होगा कि अच्छा एसेट अब दोबारा इंक्रीज हो गया, लेकिन ये कहां से आए, क्या हमने कोई रेवेन्यू कमाई है, क्या हमने इंटरेस्ट रेवेन्यू कमाई है, क्या हमने कोई प्रोडक्ट खरीद बेचा है। इन तमाम केसेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमने बैंक से कर्जा लिया है, उस कर्जे की वजह से हमारे पास पैसे आए हैं। तो जब कर्जा लिया है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बिजनेस है उस पे एक लायबिलिटी आ गई है, तो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले लायबिलिटी जीरो थी, आप पे कर्जा नहीं था, अब आप पे वो कर्जा आ गया है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, आप अगर इशू करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करते हैं, अभी आपको पैसे चाहिए लेकिन आप कर्जा नहीं ले रहे, ना ही आप कुछ बेच रहे हैं, लेकिन आपको पैसे चाहिए, तो वो कहां से आएंगे। तो इसका एक और तरीकाकार ये है कि आप शेयर्स बेचें। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बिकते हैं उसी शेयर्स की बात कर रहे हैं कि आप शेयर, आप अपनी कंपनी के शेयर आवाम को बेचें। तो जब आप अपने शेयर्स बेचते हैं तो जनरल पब्लिक आपके वो शेयर खरीदते हैं, जब वो खरीदते हैं उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो जो पैसे आपको मिलते हैं, तो इससे मुराद ये है कि कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, तो इट इज इंक्रीज इन एसेट। अब लेकिन ये पैसे कहां से आए हैं, ना तो आपने उधार लिया है, ना आपने कुछ बेचा है, बल्कि ये पैसे आए हैं क्योंकि मालिकों ने पैसे दिए हैं। जो लोग शेयर्स खरीदेंगे उनको आप मालिक कहते हैं। तो अब इस कंपनी में मालिकों के पैसे भी इंक्रीज हो गए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद कैश भी इंक्रीज हो गया जो कि इंक्रीज इन एसेट है, साथ में शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, जो क्या है, जो असल में आपकी इंक्रीज इन इक्विटी है, ओनर इक्विटी है। अब ये तो हमने कुछ जनरल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर दिए, अब आगे प्रैक्टिकली करते हैं कि सपोज आप कारोबार करते हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे होंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा अमूमन वो यही होगा कि आप जब बैंक या आप जब कोई फर्म या कोई कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए, आप उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करते हैं। तो ये कह रहा है कि ऑन मार्च 1 मिस्टर असलम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। आफ्टर डिस्कशन विद एक्सपर्ट्स एंड इनिशियल सर्वे, मिस्टर असलम रियलाइज्ड दैट he need raise 20 lakh to start the business. He has raised 15 lakh in his account. On 1st March, he withdraws his money from his personal account and deposited this money in the business account. कह रहा है मिस्टर असलम चाहता है कि वो कोई कारोबार शुरू करें। जब उसने एक्सपर्ट से मशवरा किया और सर्वे वगैरह किए तो उसको पता चला कि उसको 20 लाख रुपए चाहिए, इस कारोबार को कम से कम शुरू में 20 लाख रुपए उनको चाहिए। अब उसने जब देखा तो उसके पास अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, तो उसने क्या किया कि फटाफट अपने अकाउंट से ये पैसे निकाल के उसने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिए। ये याद रखिए कि जो आपका अकाउंट है वो आपके बिजनेस के अकाउंट से मुख्तलिफ होता है, इन दोनों की अलग नेचर है। तो अगर आप अपने कंपनी के लिए, कारोबार के लिए कोई अकाउंट रखना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल अकाउंट्स में भी चीज़ें नहीं रखेंगे, बल्कि उसके लिए आप कंपनी के नाम से अकाउंट खोलेंगे। तो आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए और कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कर लिए। अब देखिए ट्रांजैक्शन तो हो गया, कंपनी के अकाउंट में पैसे आ गए, आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, लेकिन अकाउंटिंग में आपने अपने आप के अकाउंट से काम नहीं रखना, आपने बिजनेस के अकाउंट पे नजर रखनी है। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब देखते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो अगर इस एंट्री को हम गौर से देखें तो इस एंट्री से पहले बिजनेस के अकाउंट में सिपर रुपए आते हैं, मतलब उसमें कोई एसेट नहीं थे, बिल्कुल खाली पड़ा था। अब जब आपने उसमें 15 लाख डिपॉजिट कर दिए हैं तो बिजनेस अमीर हो चुका है, उसके पास एक एसेट आ गया है। तो इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस में एक एसेट इंक्रीज हो गया। तो एंट्री हम कैसे करेंगे, जर्नल की शेप देखें, ये आप इस तरह बनाएंगे। ये जो रजिस्टर है उसमें आप मुख्तलिफ लाइन्स खींचेंगे। पहली लाइन में आपने डेट लिखना है, दूसरी लाइन में डिस्क्रिप्शन, तीसरी लाइन में एलपी, चौथे लाइन में डेबिट,
5वें लाइन में क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन चूंकि पहले मार्च को हुआ है तो डेट में 1 मार्च लिख रहा हूं। अब ट्रांजेक्शन में इंक्रीज किस चीज में आया है? बिजनेस में पैसे आए हैं, पैसे एसेट्स हैं, और हमें याद है कि जब हम एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए कैश डेबिट होगा। कैश को हम बिल्कुल ये लाइन के पास लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और इसके जो 15 लाख रुपए आए हैं वो हम ये साइड में डेबिट वाले खाने पे लिख देंगे। अब ये पैसे क्यों आए हैं, ये कहां से आए हैं? अभी तो कारोबार है ही नहीं, उसने कुछ सेल तो नहीं किए, ना उसने उधार लिया है, बल्कि उसने के मालिक ने पैसे जमा किए हैं। तो आप इसमें कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ में इस कारोबार में ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। जो मालिक के पैसे हैं, जो मालिक का हिस्सा है वो भी इंक्रीज हो गया। तो चूंकि मालिक का हिस्सा जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। पीछे जाएं, देखें यहाँ पे, ये देखें इंक्रीज इन ओनर इक्विटी मैंने कहां पे लिखा है, दिस वन, इंक्रीज इन इक्विटी। जब इक्विटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने क्रेडिट की है। और क्रेडिट जब आप करेंगे तो ये याद रखिए कि वो डेबिट के बिल्कुल नीचे नहीं होगा, ये सेकंड लाइन में होगा, लेकिन वो आपने कम से कम 1 इंच या 2 इंच इस लाइन से दूर लिखना है। ताकि ये हम क्यों दूर लिखते हैं, इससे फटाफट पता चल जाता है कि डेबिट किया हुआ है और क्रेडिट किया हुआ है। तो ओनर इक्विटी देखिए मैंने नीचे लिख दी है, 1 इंच का फासला रखा है, तो इससे मतलब है कि ये क्रेडिट हुआ है। अब कितने अमाउंट पे क्रेडिट हुआ है? जितने अमाउंट पे कैश डेबिट हुआ है उतने ही अमाउंट पे ये ओनर इक्विटी क्रेडिट होगी। तो 15 लाख में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। अब इन दोनों को लिखने के बाद आपने इसकी फटाफट नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि असल में ये क्या हुआ है। तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि द ओनर मिस्टर असलम डिपॉजिटेड 15 लाख इन हिज बिजनेस अकाउंट, या फिर जिस तरह आपको आसान लगे आपने यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए होती है कि बाद में आपको आसानी हो इस ट्रांजेक्शन को समझने में। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं और बिजनेस में ओनर इक्विटी भी 15 लाख रुपया हो चुकी है। अब जब आपके पास, अब आप चूंकि 20 लाख रुपए चाहिए थे, 5 लाख रुपए और भी असलम को चाहिए, तो उसने क्या किया कि ऑन मार्च 5 मिस्टर असलम borrowed 5 लाख फॉर बिजनेस एंड साइंड अ नोट पेबल। मिस्टर असलम ने क्या किया जनाब, इसने उधार ले लिया किसी से 5 लाख रुपए। अब उधार जब लेते हैं तो उसके लिए इसने एक नोट साइन किया, एक मुआहिदा साइन किया, और जब आप उधार लेते हैं और उसको आप साइन करते हैं और उस पर जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो ऐसे उधार को फिर हम अकाउंटिंग में नोट पेबल कहते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ, लेट्स एनालाइज दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के बाद भी आपके बिजनेस में पैसे आ गए हैं 5 लाख रुपया। ये पैसे कहां से आए हैं? पिछले ट्रांजेक्शन में वो 15 लाख रुपया ओनर इक्विटी की वजह से आए थे। इस ट्रांजेक्शन में ये 5 लाख रुपया ओनर इक्विटी की वजह से नहीं आए बल्कि उधार की वजह से आए हैं। तो यहां पे भी कैश डेबिट होगा 5 लाख। अब क्रेडिट हम क्या लिखेंगे? नोट पेबल। नोट पेबल से मुराद कि इस कंपनी पे कर्ज, अब जो के बिजनेस के पास पैसे तकरीबन 20 लाख रुपए हो गए हैं, तो अब जाहिर है मिस्टर असलम चाहेगा कि वो कुछ खर्च करें, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें लें। सो ऑन मार्च 15 मिस्टर असलम परचेज लैंड फॉर द बिजनेस, ही पेड 5 लाख फॉर द लैंड। अब 15 मार्च को वो ज़मीन खरीदता है जिसके लिए वो 5 लाख रुपए पेमेंट कर देता है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि एक ज़मीन खरीदी गई है और उसके लिए कैश पेमेंट की गई है। तो अगर हम ट्रांजेक्शन को देखें तो एक एसेट इंक्रीज हुआ है और उस एसेट का नाम है लैंड, लेकिन साथ में एक दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ है क्योंकि इस लैंड को खरीदने के लिए पैसे पे किए गए हैं, तो बिजनेस के अकाउंट से 5 लाख रुपया चले गए हैं। तो एक एसेट जो कि लैंड है वो इंक्रीज हो गया बिजनेस के साथ, लेकिन साथ ही दूसरा एसेट जो कैश है वो डिक्रीज हो गया। तो अगर इसको मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं डेट में 15 मार्च लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लैंड डेबिट कर दूंगा 5 लाख पे और साथ में कैश क्रेडिट कर दूंगा 5 लाख पे। इस तरह एक और ट्रांजेक्शन होती है, असलम फर्दर कुछ चीजें खरीदता है। सो इन अप्रैल 1 मिस्टर असलम परचेज अ बिल्डिंग फॉर द बिजनेस, द बिल्डिंग कॉस्ट इज 10 लाख। मिस्टर असलम डिडंट पे any money to the owner of the building and promised to pay the money after 1 year with interest। अब 1 अप्रैल को मिस्टर असलम एक बिल्डिंग खरीदता है अपने कारोबार के लिए और उस बिल्डिंग की वर्थ है 10 लाख रुपए, लेकिन आप देख सकते हैं मिस्टर असलम ने इसको पेमेंट नहीं की।
बल्कि उसने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया है कि जनाब मैं आपको पैसे 1 साल बाद दूँगा सूद समेत। अब इस ट्रांज़ैक्शन को अगर आप देखें, इसको अगर हम एनालाइज़ करें तो इस ट्रांज़ैक्शन में भी एक एसेट इंक्रीज़ हुआ है। बिल्डिंग जो कारोबार है उसके पास बिल्डिंग आ गया है, तो एक एसेट जिसको हम बिल्डिंग कहते हैं वो इंक्रीज़ हो गया। तो फटाफट मैं 1 अप्रैल डेट में लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं बिल्डिंग डेबिट कर दूँगा 10 लाख रुपए पे। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं क्रेडिट क्या करूं? पिछले ट्रांजैक्शन में तो जब हमने लैंड खरीदा था तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया था 5 लाख पे, क्योंकि उसके लिए हमने कैश पेमेंट की थी। एक एसेट डिक्रीज हो गया था और उस एसेट का नाम था कैश। तो जब कैश डिक्रीज होता है तो उसको हम कैश क्रेडिट करते हैं। इसमें तो हमने पेमेंट नहीं की, बल्कि इस पे हम पे कर्जा आया है, ये हमने उधार पे लिया है। उनके साथ हमने प्रॉमिसरी नोट साइन किया है कि हम आपको पैसे देंगे। तो अब इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस पे एक एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। और जब याद करें, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। शुरू वाली स्लाइड पे जाएं, यस एग्जैक्टली दिस वन। अब यहाँ पे आप देखें इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये नीचे जैसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। दोबारा अपने ट्रांजैक्शन पे आके देखें तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमने चूंकि एक उनके साथ प्रॉमिसरी नोट साइन किया है कि पैसे 1 साल बाद देंगे, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। जब भी आप साइन करते हैं कि आप पैसे कुछ अरसे बाद देंगे, एक प्रॉमिसरी नोट साइन करते हैं और जिस पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो फिर ऐसे लायबिलिटी को हम एनपी कहते हैं। एनपी से मुराद होता है नोट पेबल। तो आप नोट पेबल पूरा भी लिख सकते हैं या जस्ट शॉर्टकट N/P भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि द बिजनेस हैज एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट बेसिस, द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 1 ईयर। चूंकि कर्जे पे लिया है इसलिए यहाँ पे हमने क्रेडिट बेसिस लिखा है। अब ये थोड़ी सी पेचीदा एंट्री करते हैं, परचेज ऑफ व्हीकल ऑन पार्शियल क्रेडिट बेसिस। अब एक बिजनेस, ये बिजनेस क्या करता है, ये गाड़ी खरीदता है, लेकिन ना तो ये पूरा कैश पेमेंट करता है, ना ही ये पूरा उधार पे लेता है, बल्कि पार्शियल क्रेडिट बेसिस पे करता है। पार्शियल क्रेडिट बेसिस पे मतलब से मुराद है कि कुछ उधार और कुछ ये पेमेंट करेगा। तो ऑन 15 अप्रैल मिस्टर असलम परचेज अ व्हीकल, द कॉस्ट इज 10 लाख, मिस्टर असलम पेड 6 lakhs to the owner of the vehicle, for the remaining rest 4 lakh they signed a note payable। एक गाड़ी खरीदी है जनाब जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और मिस्टर असलम ने 6 लाख रुपए उनको उसी वक्त पेमेंट कर दी है, और जो बकाया 4 लाख है उनके लिए उन्होंने अगेन दे साइंड अ नोट पेबल। अब अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं एनालाइज करूं तो बिजनेस में कोई एसेट इंक्रीज हुआ है, यस एक एसेट इंक्रीज हो गया, उस एसेट का नाम है व्हीकल। तो मैं 15 अप्रैल डेट लिखूंगा, व्हीकल को डायरेक्टली मैं 10 लाख पे डेबिट कर दूंगा, क्योंकि व्हीकल से मुराद गाड़ी ये बिजनेस में इंक्रीज हो गई है। अब ये गाड़ी जब इंक्रीज हुई है तो क्या इसके लिए हमने पैसे दिए हैं, यस वी पेड 6 लाख। तो कैश डिक्रीज हो गया है, तो इसलिए मैंने कैश को 6 लाख पे क्रेडिट कर दिया है। लेकिन अगर अब यहां ऊपर आप देखें तो डेबिट साइड पे 10 लाख है, अगर आप सिर्फ कैश लिखते हैं क्रेडिट पे तो ये तो 6 लाख है, तो आपकी एंट्री बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड 4 लाख अभी भी कम है, क्रेडिट साइड पे 4 लाख और होना चाहिए। तो अगर ऊपर मैं अपने एंट्री को देखूं तो वहां पे उन्होंने कहा है कि 4 लाख के लिए उन्होंने एक नोट साइन किया है, तो इसका मतलब है कि हम पे उधार भी आ गया। तो उधार जब आता है लाइबिलिटी, तो कौन सी लाइबिलिटी है, क्योंकि एक नोट साइन किया है इसलिए इसको हम एनपी कहेंगे। तो इस एंट्री में एनपी भी आप पे 4 लाख रुपया क्रेडिट हो गया। तो आपने एक गाड़ी खरीदी, इसके लिए मैंने डायरेक्ट व्हीकल को डेबिट कर दिया 10 लाख पे। क्रेडिट साइड में एक चीज क्रेडिट नहीं हुआ, पैसे चले गए हैं, एसेट डिक्रीज हुआ है वो भी क्रेडिट हो गया है, लेकिन साथ में आप पे एक उधार एक लाइबिलिटी आ गई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन के क्रेडिट साइड पे दो चीजें हैं, कैश 6 लाख, नोट पेबल 4 लाख। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एक एक ना हो, बल्कि या डेबिट या क्रेडिट एक से ज्यादा चीजें हो, तो उनको फिर हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। पिछले ट्रांजैक्शन में आप देखें एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसी एंट्रीज को हम सिंगल एंट्री कहते हैं या फिर सिंपल एंट्री कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखें डेबिट एक चीज है लेकिन क्रेडिट दो चीजें हुई हैं, इसलिए ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। हो सकता है कोई एंट्री ऐसी भी हो जिसमें डेबिट दो चीजें हो क्रेडिट एक चीज हो, तब भी उसको हम कंपाउंड एंट्री ही कहेंगे। थैंक यू सो मच। आज हमने थोड़े बहुत प्रैक्टिस की कि जर्नल में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगले लेक्चर में मैं कुछ और एंट्रीज आपको सिखाऊंगा कि वो जर्नल